हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय भूगोल मॉडल पेपर नंबर 4 आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने संजीव डैशकोर का मॉडल पेपर पहला, दूसरा और तीसरा हल करवा दिया है। अगर वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 से 12th के अंदर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा साथियों, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। परीक्षा तक हम आपके साथ अच्छी, ऑथेंटिक एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर करेंगे, ग्रुप के अंदर भेजेंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा के अंदर किस तरीके से कॉपी के अंदर लिखना है, क्या रणनीति अपनानी है तैयारी की, सब कुछ समय के अनुसार हम आपके साथ है निरंतर मेहनत करते रहेंगे। और आप भी लगातार परीक्षा तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको अब की बार क्या बनना है, मेरिटियर स्टूडेंट बनना है। और तब जाकर के आप अपना नाम और अपनी स्कूल का, अपने गांव का और विशेष तौर से अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है हमारा, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा दे ऑप्शन है ग्रिप्त टेलर है, और रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान है। दूसरा प्रश्न है, जापान के कोबे ओसाका प्रदेश जिस कारण से शंगन बसा हुआ है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके औद्योगिकरण। जो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है जिस कारण से सघन बसा हुआ है, तो औद्योगिकरण के कारण है जो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है वो सघन बसा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन, जो लेटविया देश है उस देश के अंदर है विश्व का उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। चौथा सवाल है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। तो इसका सही आंसर होगा 0.800 से ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो इसका सही आंसर होगा सूचना का जो संग्रहण है ये चतुर्थ क्रियाकलाप है। आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 6 की। जो 6 प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो वृत्ताकार, रेखीय, चौकपटी या वर्गाकार। तो इसका सही आंसर होगा जो रेखीय बस्तियां होती है वो सड़क, नदी और नहर के किनारे पर होती है। नेक्स्ट अगला 7वां सवाल है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो केरल है, केरल राज्य के मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित यानी केरल राज्य की एक उच्चतम कोटि है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 8वां सवाल हमारा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है, कोलकाता, हावड़ा। ठीक है। अगला 9वां सवाल है, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1974 के अंदर प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट हम दूसरा सवाल है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिलती है। ठीक है। दूसरा है, सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टाकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। ये कल वाले मॉडल पेपर के अंदर प्रश्न आया है। जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है
इसको है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रारंभ किया गया है। और अगला सवाल है, उर्वरक का धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो लिख पाओगे आप, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, उस वृक्ष का नाम बताइए जिसकी छाल से कुनैन बनाई जाती है। ठीक है, तो कुनैन जो दवा होती है उसको किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से कुनैन नामक है वो दवा बनाई जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपसे मेरा सवाल है कि कुनैन नामक जो दवाई होती है वो किस रोग को समाप्त करने के लिए बनाई जाती है, यानी वो कुनैन नामक जो दवाई होती है उससे कौन सा रोग ठीक होता है? आप रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अगला सवाल है तीसरा, जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है व्यर्थ बह जाने वाले जल को रोककर संचित करना, और दूसरा उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के बीच संतुलन लाना। सिंपल सा सवाल है, याद रह जाएगा। और चौथा यहाँ पर है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य कारण है कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का लिए उत्तरदायी होती है। जो कारखाने होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनसे निकलने वाली जो गंधक होता है, धुआं होता है, वही क्या होता है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण है। ठीक है, अगला चौथा सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। तो आपको लिखना है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म को रोकना अथवा 2 बच्चों के जन्म में अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता तथा बड़े परिवारों के लिए कर निरोधक जो उपाय है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। अगले हमारे सवाल संख्या 5 है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, स्पष्ट करना है। तो आपको तो वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, फिर भी इनमें निम्न अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु जो विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला दूसरा है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि वर्तमान दशा में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन में हो, जबकि वृद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ये मुख्य रूप से वृद्धि और विकास के अंदर कारण है। आगे छठा सवाल है, जल परिवहन के क्या लाभ है? तो जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। दूसरा लिखना होता है, जलीय परिवहन के आधार महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा लिखना है, इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज चलाए जा सकते हैं। ठीक है, चौथा है, जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, और पांचवा लिखना है, ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल के अंदर हम जहाज चलाएंगे तो एक तो सड़क मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ से अपन को जहाज ले जाना है उधर घुमा करके ले जा सकते हैं, कोई भी रास्ता हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक सड़क बनाते हैं, फिर उस सड़क बनाने से क्या होगा, उसके
पर चलाने के लिए हमें वाहन खरीदना होता है, और वाहन खरीद लिया तो क्या होता है, पेट्रोल पंप से हमें तेल डलवाना होता है, तब जाकर के वह एक वाहन चलता है और उससे आपसी जो परिवहन हो पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा आ पाते हैं। तो इसके बजाय जो जल परिवहन होता है उसके अंदर तो न तो सड़क बनानी होती है और न ही अपन को क्या करना पड़ता है, वाहन खरीद लिया, तेल तो उसमें डलवाना पड़ेगा, लेकिन उसको जो मार्ग होता है उसको कहीं से भी हम बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम परिवहन के माध्यम से क्या है ले जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको समझ के आधार पर इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। अगला 7वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर और दूसरा होता है राष्ट्रीय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रों का व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने में होती है जिनको या तो वह देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते हैं या जिनको वह अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। इनके विपरीत जब किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार होता है तो इसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह सीमित होता है, कुछ राज्यों में अनेक वस्तुओं की कमी होते हैं और ये वस्तु उन राज्यों से आयात की जाती है जहां उनका उत्पादन अधिक होता है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के अंदर अंतर। अगला हमारा सवाल संख्या 8 है, दास व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नवीन स्वरूप दास व्यापार का उदय हुआ। पुर्तगालियों, डच, स्पेनिश लोगों में अंग्रेज़ों ने अफ्रीकी मूलवासियों को पकड़ा तथा उनको बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए, ठीक है। अमेरिका में परिवर्तित किया दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, परंतु इसे 1792 से डेनमार्क में और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था अपन का क्या, जो दास मजदूर प्रथा थी, दास व्यापार, यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर इन लोगों को ले जाया जाता था, फिर उद्योगों के अंदर कार्य करवाया जाता था। इस प्रकार से ये अफ्रीकी जो लोग हैं इन विभिन्न देशों के अंदर जाते थे और इनको उद्योगों के अंदर पूरी तरह अपना कार्य करवाया जाता था। तो इसको है इन देशों के अंदर, जैसे हमें डेनमार्क के अंदर बताया है 1792 के अंदर, और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन के अंदर और 1808 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला 9वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नगर रणनीति में क्या प्राथमिकता बताइए। तो इसका सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में निम्नलिखित प्राथमिकता बताई है। पहला है नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा है आधारभूत नगरीय सुविधाएं यथा शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जल और सफाई का प्रबंधन आदि को उपलब्ध करवाना। तीसरा आपको लिखना है महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाना। चौथा लिखना है ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना। और पांचवा लिखना है वायु प्रदूषण को कम करना। तो यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति की जो प्राथमिकता बताई है, ये 5 प्राथमिकताएं आपको याद रखना है। आगे सवाल संख्या 10 है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला कारक है भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता। अनुकूल भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता के कारण भारत के मैदानी भागों में
जनसंख्या का विशाल जमाव मिलता है, जबकि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग तथा उत्तर के पर्वतीय भागों में कम जनसंख्या मिलती है। और दूसरा है वो जलवायु होता है। ठीक है, तो भारत में अनुकूल जलवायु के कारण तटीय मैदानों और तथा उत्तर भारत के मैदानों में जनसंख्या वितरण अधिक है, जबकि जो कठोर जलवायु के कारण राजस्थान के थार मरुस्थल तथा हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों में जनसंख्या वितरण कम पाए जाते हैं। तो दो कारण हैं जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए, एक तो भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता और दूसरा है जलवायु। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला 11वां सवाल है, आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। तो आपको लिखना है आंतरिक प्रवास, यानी साथियों जब किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग में अर्थात अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय लोग रोजगार की तलाश में या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाकर बस जाते हैं, तो ये प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आंतरिक प्रवास का मतलब ये है, ये राजस्थान का एक व्यक्ति गुजरात के अंदर जाकर के अपना काम करता है या अपनी कोई बिजनेस चलाता है, तो ये क्या है, आंतरिक प्रवास है। ठीक है, और इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गांवों से गांवों की ओर प्रवास, दूसरा है गांवों से नगरों की ओर प्रवास, तीसरा है नगरों से गांवों की ओर प्रवास और चौथा है नगरों से नगरों की ओर प्रवास। तो ये आपको आंतरिक प्रवास की परिभाषा और आंतरिक प्रवास के प्रकारों को याद रखना है। अगला सवाल संख्या 12 है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखना है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए भौतिक लक्षणों के साथ सांस्कृतिक मानव जातीय सुरक्षा संबंधी कारक भी उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः भारत में ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार है और पाए जाते हैं। पहला है गुच्छित बस्तियां, दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां, तीसरा आपको लिखना है फलीकृत बस्तियां और चौथा लिखना है एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियां। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों के ये 4 प्रकार आपको याद रखने हैं। अगला 16वां सवाल है, लोहे खनिज और लोहे खनिज के अंदर आपको 3 अंतर बताना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि लोहे खनिज और लोहे खनिज के अंदर क्या क्या अंतर है। तो फर्स्ट में आपको लिखना है जिन खनिज पदार्थों में लोहे धातु का अंश होता है वह लोहे खनिज कहलाते हैं। और इसके अलावा लोहे खनिज यानी जिन खनिज पदार्थों में लोहे धातु नहीं पाई जाती है उन्हें लोहे खनिज कहते हैं। और लोहा हो गया, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट आदि लोहे खनिज है, जबकि सोना हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, निकल हो गया आदि लोहे खनिज के उदाहरण हैं। और जो लोहे खनिज होता है इसका उपयोग लोहे इस्पात उद्योग में किया जाता है। लोहे खनिज की अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, जैसे आभूषण निर्माण, विद्युत उद्योग आदि में इनका उपयोग किया जाता है। तो लोहे खनिज यानी जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है वह लोहे खनिज होता है, और लोहे खनिज यानी जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, इसके अंदर क्या लोहे का अंश पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये लोहे खनिज है। ठीक है, अगला हमारा सवाल संख्या 14 है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। तो आपको लिखना है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, सड़क संचार और विद्युत जैसी अवसर संरचनाओं के विकास के साथ स्त्री साक्षरता में वृद्धि एवं लिंगानुपात में सुधार हुआ। इस गद्दी जनजाति के लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ एवं बाल विवाह तथा ऋतु प्रवास में कमी आई। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला 15वां सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार की कोई 3 विशेषताएं बताइए।
तो विश्व व्यापार में भारत के व्यापार की भागीदारी मात्र 1% ही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है, जबकि निर्यात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्मित वस्तुओं की है। और तीसरा लिखना है, भारत का उद्देश्य आगामी वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिशत में वृद्धि करने का है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं, तो इसके अंदर आपको 16, 17, 18, 19 तक ये प्रश्न है, फिर निम्नात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। तो 16वां प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला लिखना है वाणिज्यिक सेवा, यथा विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जन संपर्क और परामर्श। दूसरा लिखना है वित्त, बीमा व वाणिज्यिक और आवासीय भूमि और भवनों जैसी अंचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तीसरा लिखना है उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार तथा रखरखाव, सौंदर्य प्रसाधक तथा मरम्मत के कार्य जैसी सेवाएं। चौथा पॉइंट लिखना है परिवहन एवं संचार, यथा रेल, सड़क, जहाज और वायुयान सेवाएं तथा दातार सेवाएं आदि। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखना है मनोरंजन तथा दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य। छठा पॉइंट लिखना है विभिन्न स्तरीय प्रशासन, यथा स्थानीय, राज्य और तथा राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस सेवा तथा अन्य जन सेवा। ठीक है। सातवां पॉइंट लिखना है गैर सरकारी संगठन, यथा शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्तिगत तथा सामूहिक परोपकारी संगठन। अगला 8वां पॉइंट लिखना है दैनिक जीवन में काम आने वाली घरेलू सेवाएं। ठीक है। तो ये सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक है। अगला 17वां सवाल है कि उद्योगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है। तो उद्योगों के प्रकार, उद्योगों को विविध प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आकार के आधार पर, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर। उद्योगों को वृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत करते हैं। स्वामित्व के आधार पर हम सार्वजनिक, व्यक्तिगत और सहकारी मिश्रित प्रकार होते हैं। और उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा होता है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, और तीसरा होता है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, और चौथा होता है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो उद्योगों को हम 3 प्रकार के अंदर बांट सकते हैं, आकार के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पादों के उपयोग के आधार पर। ठीक है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे हम कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अगला है निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को हम 8 प्रकारों के अंदर बांट सकते हैं। तो पहला है धातुकर्म उद्योग, दूसरा है यांत्रिक इंजीनियर उद्योग, तीसरा है रासायनिक और संबंध उद्योग, और चौथा है वस्त्र उद्योग, पांचवा है खाद्य संसाधन उद्योग, छठा है विद्युत उत्पादन उद्योग, सातवां है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और आठवां है संचार उद्योग। नेक्स्ट है हमारा 18वां सवाल, भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो भारत में सड़कों का जो निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है, पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित सड़कें हैं जो मुख्यतः राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ती है। 2016 में इनकी लंबाई कितनी है साथियों? 1,01,011 किलोमीटर थी। ये देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव और प्रचालन हेतु भू जल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1995 में की गई है।
दूसरी हम बात करें कि राज्य महामार्गों की बात करते हैं तो राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण है और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। आगे जिला सड़कें, इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है और ग्रामीण सड़कें देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% भाग इनके अंतर्गत आता है। अन्य सड़कें इनके अंतर्गत सीमांत सड़कों एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकार थे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पढ़ करके जाना है। उद्योगों के प्रकार और ये सड़कों वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे निम्नात्मक प्रश्न हमसे पूछा है कि इनके अंदर अंतर स्पष्ट करना है। पहला अंतर आपको दिया है बड़े और लघु पैमानों के उद्योग में अंतर देना है और दूसरा है व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर है। और अथवा के अंदर आपको प्रश्न दिया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंदर अंतर स्पष्ट करना है। तो साथियों, इन प्रश्नों की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो। आप सभी को ये PDF हूबहू मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। आगे 20वां सवाल आपसे दिया है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन पर लेख लिखिए और अथवा के अंदर है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कश्यप विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या क्रमांक 21-22 मानचित्र से संबंधित है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको मानचित्र के अंदर दिए गए रेखा चित्र में निम्नलिखित महाद्वीपों के वाणिज्यिक पशुपालन क्षेत्रों को अंकित कीजिए। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह आप देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानचित्र में अंदर जितने भी आपसे सवाल दिया गया है वो आप आराम से देख लेना ताकि कोई भी ये गलती न हो। ठीक है, संभावित क्षेत्र के अंदर तो आपको दिया गया है ये उत्तरी अमेरिका यहाँ है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको आप जब बार बार चीज़ों को देखोगे ना, आप ये जो विश्व का ये मानचित्र है ना, इसको आप ले लीजिए और सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर एक बार देख लीजिए। आप देखोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि अफ्रीका यहाँ पर है, एशिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है। तो जो आप चीज़ों को देखते हो ना तो वो ज़्यादा याद रहती है। जैसे ही आपके सामने मानचित्र आएगा आप फट से कह दोगे कि हाँ एशिया इधर है। ठीक है, तो आप मेरा कहना है आप एक बार मानचित्रों को सुबह सुबह ज़रूर देखा करो ताकि ये 2 नंबर है फोकट के मिल रहे हैं, ये जाए नहीं। ठीक है, आगे हमारे प्रश्न दिया है भीलवाड़ा, ठीक है, वडोदरा, वाराणसी और चौथा ऑप्शन नीचे है, यहाँ पर दिया है कोयम्बटूर। तो ये भारत का मानचित्र दिया गया है। तो ये हमने आज संपूर्ण क्लास 12 भूगोल का चौथा मॉडल पेपर हल कर लिया है। ये आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद साथियों 5वां मॉडल पेपर एक और हल करवाऊँगा और बाकी जो आपके लगभग 10 मॉडल पेपरों की मैं PDF है हल सहित इस प्रकार से PDF आपको बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना और उन परीक्षा से पहले एक दिन पहले आप उन मॉडल पेपरों को पढ़कर ज़रूर जाना। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद मॉडल पेपर होंगे क्योंकि हम इन मॉडल पेपरों को क्रिएट करते हैं, स्वयं बनाते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। इसलिए आप उन 5 तो ये हो गए हल करवा दिए और 10 ग्रुप के अंदर PDF भेज दी जाएगी तो 15 मॉडल पेपर हो गए और परीक्षा से पहले इनको एक बार ज़रूर पढ़ करके जाना है। तो साथियों हमारा यही कहना है, लगातार अच्छी मेहनत करते रहिए, परीक्षा तक अच्छी मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो पेपर है अच्छा होगा, आपका प्रतिशत अच्छे बनेंगे, आप आगे भी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।